फिर से टाइप
कुछ लोग घुटनों में तकलीफ की वजह से उठ नहीं पाते हैं। अरे यार, डिस्कशन शीट ले लूं मैं? थैंक यू। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 ORM 1 नहीं, एक्सरसाइज 3 सॉरी, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। डाउट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो, ग्रिग्नार्ड की रिएक्टिविटी पूछी जा रही है इन तीनों कार्बोनिल में, तो आप कैसे देखते हैं? स्टेरिक क्राउडिंग से देखते हैं। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। डिस्कस हो गया? नहीं ना? तो इसमें हम क्या देखेंगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेरिक हिंड्रेंस से देखेंगे। सबसे आसान किस पे है अटैक करना? एल्डिहाइड पे। सेकंड, उसके बाद दोनों तरफ मिथाइल है, फिनाइल से तो कम ही बल्कि ग्रुप है। फर्स्ट, सबसे आखिर में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, 4, फोर्थ, मैच द कंपाउंड्स विद देयर प्रॉपर्टीज। बेंजल्डिहाइड, देखो बेसिकली ये लैब टेस्ट है एक तरह से, दो पार्ट तो देखें, 3 बल्कि रिएक्शन और लैब टेस्ट। एक ही प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफाइल, तो PHCHO किस किस से मैच करेगा? साइनोहाइड्रिन बनाएगा, हर कार्बोनिल बनाएगा HCN के साथ साइनोहाइड्रिन। 2,4-DNP टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। येलो PPT देगा, कार्बोनिल है। बाकी AgNO3 के साथ नहीं, और न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है। नंबर 2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, AgNO3 के साथ व्हाइट PPT देगा। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट बना लेता है। और बाकी साइनोहाइड्रिन नहीं बनाएगा, 2,4-DNP नहीं देगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं। CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है सबसे पहले तो। दूसरी बात, AgNO3 के साथ AgCN का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है। नेक्स्ट, I माइनस AgI का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको येलो कलर का। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल है बस। क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है किसी को? नहीं, 5th पूछना है। देखो, यहाँ पे आपके पास है बेंजीन के साथ अटैच CH2NH2 एंड दिस इज CONH2। एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो ये रिएक्शन है SN2TH, बाकी तो सॉल्वेंट है। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड। अब इसमें आपको देखना है कि कौन अटैक करेगा एनहाइड्राइड पे। सोचने की बात ही नहीं है, यही अटैक करेगा। ये तो अमाइड है, अमाइड तो बेसिकली सबसे पुअरेस्ट ही हो गया ना न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी, ये अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? NHCOCH3। कौन सा? 6th। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास है बेंजीन के साथ COOCH3, इधर भी फिनाइल, इधर भी फिनाइल, और यहां भी फिनाइल। कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या करता है कंसंट्रेटेड H2SO4? ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम क्या देखेंगे? डिहाइड्रेशन तो करता है, पर जो आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर्स मैकेनिज्म से चले तो सबसे पहले H+ देगा। ठीक है, जैसे ही H+ आएगा, बिल्कुल, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं, एक ही स्टेप में बता दूं तो यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये जैसे ही निकलेगा तो दूसरी तरफ का जो बेंजीन है वो क्या करेगा? इंट्रामोलिकुलर अटैक कर दे। तो इसके साथ क्या हो गया? साइक्लाइजेशन हो गया ना। तो कितने मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ही बन रही है। 1 2 3 4 एंड 5। सही है, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स स्टेबल होती हैं। पूछा क्या जा रहा है? DU। तो कितना DU आ रहा है? जितना पहले था उसमें अब DU क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा रिंग ही तो बन रही है। चेक कर लेना एक बार आंसर। पार्ट 2 डिस्कस हो गया। पार्ट 2 कुछ बोल रहे हैं डिस्कस हो गया, कुछ बोल रहे नहीं हुआ, नहीं हुआ है। चलिए पार्ट 2 में बताएं। एक तो आपस में बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 1, 2,
2। इसमें आपको पूछा जा रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली अल्कोहल है आपके पास और एमीन ग्रुप है NH2, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। वन इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है pyridine कि वो एक बार H+ ले जा सकता है, ठीक है, एज अ बेस वो रिएक्ट करेगा। दोनों में से कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किसको अटैक करना चाहिए? है तो OH भी ठीक, पर NH2 से अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर एक बार अटैक करना है तो कौन अटैक करेगा? क्लियर, ठीक है। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पे आपके पास है CH2OH, CONH2, COOH और इधर सिंपल OH। देखो बेसिकली दो जगह अटैक हो सकता है, अमाइड पे और कार्बोक्सिलिक पे। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक की। नंबर 1, अटैक कौन कर सकता है? यही करेगा। अच्छा, इधर ये भी अटैक कर सकता है, लेकिन क्या अमाइड से कभी एस्टर बनता है? फिजिबिलिटी नहीं है ना, ठीक है। लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव कभी भी आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये फिजिबिलिटी तो खत्म। एक ही फिजिबिलिटी बचती है, एस्टरिफिकेशन हो गया, इधर अल्कोहल इधर एस्टर। आप सीधे अटैक करा के H2O निकाल दो, क्या बन जाएगा? बना के भी एक बार देख लो। ये है CH2O और इधर क्या है आपके पास? CO। बाकी ये आपका अमाइड ऐसे का ऐसे ही रहेगा, OH ऐसे का ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following compound react with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water? कौन ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करेगा? मतलब अनसैचुरेशन भी होना चाहिए और कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे ग्रिग्नार्ड अटैक करे। फर्स्ट वन, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, GR से तो रिएक्ट करेगा। नंबर 2, अगेन नंबर 3, यस, अल्कोहल मतलब फिनॉल जो है एसिडिक एच रखते हैं, तो GR के साथ एसिड बेस रिएक्शन और C डबल बॉन्ड C है, इसलिए ब्रोमीन वाटर को भी डीकलराइज करेगा। तो डीकलराइज तो 4 भी कर रहा है, लेकिन 4th में ईथर है, ईथर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। The aldehydes which will not form GR product with equivalent GR reagent। इसका मतलब समझो, कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने अगर 1 equivalent GR लिया तो वो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए GR प्रोडक्ट। जैसे आप कार्बोनिल रखते हैं और एसिडिक एच रखते हैं, तो एसिडिक एच के साथ रिएक्ट करके एल्केन बनाएगा, कार्बोनिल के साथ नहीं बनाएगा, मतलब रिएक्टिविटी का फर्क है। खैर चेक करते हैं। पहला बेंजल्डिहाइड, अच्छा नॉट फॉर्म लिखा है ना, तो ये तो बनाएगा। कोई भी आप ग्रिग्नार्ड ले लो RMGX, ठीक है। नंबर 2, सीधे से देख लो, जिसमें एसिडिक एच है ना वो 1 इक्विवेलेंट GR के साथ सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन देगा, बाकी GR के साथ कार्बोनिल या दूसरे ग्रुप से कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो B ऑप्शन में ऐसा हो रहा है और D ऑप्शन में ऐसा हो रहा है जहां एसिडिक हाइड्रोजन है। तो 1 इक्विवेलेंट GR लोगे तो सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होकर रह जाएगी, एल्केन बन जाएगा। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में? नंबर 8 पूछ रहे हैं। 9th पूछ रहे हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिनॉल, CH2OH and COOET, H2SO4 कैटलिस्ट, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट। यहाँ पे आपके पास H+ है और यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है। H+ दोनों जगह जा सकता है, बट पॉइंट इज दैट कि न्यूक्लियोफाइल की तरह तो यही अटैक कर सकता है ना, तो बेटर क्या है कि H+ को यहाँ ले जाए। एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए। रिएक्शन कराने के लिए दो ही चीजें चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये भी है वैसे न्यूक्लियोफाइल, पर ये इस पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है रादर देन CH2, तो आपको इसे न्यूक्लियोफाइल मानते हुए इस पे अटैक कराना है। तो कैसे होगी रिएक्शन? रिएक्शन का मैकेनिज्म तो आपको पता ही होगा, वही SN2TH
इस पे H प्लस आता है, फिर ये इधर विड्रॉ करता है, फिर यहाँ पे H प्लस जाके ये निकल जाता है और ये अटैक करता है, सिंपल। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो ना, वैसे ही करना है, पर अटैक कौन कर रहा है इस बार वाटर की जगह? अल्कोहल अटैक कर रहा है। क्लियर? इसे कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना। देखो एस्टर ही बन रहा है, ये है आपका CH2, एक और CH2 ले ले O, और इधर क्या है CO। तो पहले भी एस्टर था, अभी भी एस्टर ही बनेगा। आया समझ में क्या? एक एस्टर पे आपने हाइड्रोलिसिस किया वाटर के साथ, तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। पर इसी एस्टर पे आपने अल्कोहल की रिएक्शन कराई, तो फिर से क्या बनेगा? एस्टर। तो एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहलाता है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि साइक्लाइजेशन हो ही रहा है। तो हमेशा जब साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है? सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज्यादा है रादर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला बताएं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ए से आपने लिया ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, फिर कॉपर हीट किया और यहां बन गया 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या रहा होगा? अल्कोहल। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन कराता है ना कॉपर, ठीक है। तो अल्कोहल, क्या फिजिबिलिटी है हमारे पास अल्कोहल की? या तो टर्शरी हो या फिर ये भी तो हो सकता है। पहले तो फिजिबिलिटी देख लें कि कौन से अल्कोहल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली OH यहाँ से जाएगा तो H यहाँ से जाएगा, OH इधर से तो H इधर से। क्लियर? अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन A इज, अच्छा यहाँ तो कार्बन का मास परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे जब आपके पास ये अल्कोहल नहीं था, CH3 बाहर से आया, तो ये क्या था? कीटोन था, तो इसमें मास परसेंटेज नहीं निकाल सकते C4H8O में। Weight of carbon upon total weight into 100. Question number 11, 12. Which of the following reaction does not involve Hoffman bromamide degradation? Hoffman bromamide मालूम है आपको? हाँ, अमाइड में Br2 KOH की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे बचता है RNH2, है ना। बेसिकली जो, हाँ CO आप यहाँ पे मान सकते हो, KOH लिया तो K2CO3 बन जाएगा, क्योंकि जो CO2 निकलेगा वो KOH के साथ रिएक्ट कर लेगा। पर पॉइंट ये है कि पूछा जा रहा है कौन सा इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो पहले वाले में देखो, दिख रहा है आपको अमाइड से सीधा, और रिएजेंट भी Br2NaOH है। दूसरे वाले में देखें, साइनाइड से पहले KOH की रिएक्शन कराएंगे, तो साइनाइड का एक तरह से क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। फिर उसके बाद Br2NaOH डालोगे, नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे अमाइड नहीं बन रहा है। अमाइड नहीं बन रहा ना, तो कैसे होगा? इसको हम कैसे मानेंगे? C वाला ये हो जाएगा, और D वाला एक बार चेक कर लेते हैं। CO कीटोन में Br2NaOH डाल दिया, तो ये तो रिएक्शन आपकी होगी अल्फा हेलोजिनेशन, कार्बोक्सिलिक बना, हाँ D वाला भी हो जाएगा। अब कैसे हुआ बताऊं? मतलब A1-3-4 में 2 वाला क्यों नहीं है, ये समझे? ये सबको क्लियर है? हाँ, एसिड बन रहा है। तो 1-3-4 में से कोई प्रॉब्लम जिसमें पूछा है कि ये कैसे हुआ है? 4th, देखो ये पहले आपका कीटोन था, इसमें ये जो रिएक्शन करा रहे हैं ना Br2NaOH के साथ, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आइडोफॉर्म पढ़ा था ना I2NaOH के साथ, तो क्या करते हैं? CH3 से CHI3 बनाते थे, रिमेनिंग को कार्बोक्सिलिक में बदलते थे। लैब टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, पहले आपने इधर CH2 COOH बना दिया एसिडिफिकेशन मारते हुए, और ये CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बना दिया। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो क्या बनेगा?
अमाइड बन जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन अमोनिया से पहले सॉल्ट बनता है, फिर डिहाइड्रेट करके अमाइड बन जाता है, CH2CO NH2, बस अमाइड आ गया। फिर से आपने डाला, अच्छा लेकिन इस बार तो LiLH4 डाल दिया, नहीं होगा। आंसर में क्यों दे रखा है इसको, नहीं है ना, नहीं ये प्रोडक्ट ही गलत बना रखा है, क्योंकि अगर इसमें LiLH4 डालोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन रहेंगे ना, एक उन्होंने कम कैसे कर दिया, CH2NH2, तो ये प्रोडक्ट है ना, वो तो प्रोडक्ट ही गलत बना के दे रखा है, रिएक्शन ही रॉन्ग है। हाँ सेकंड और फोर्थ, सेकंड नहीं दिया, तो इन्होंने साइनाइड से कैसे, डायरेक्ट अमाइड थोड़ी बनता है KOH के साथ, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से तो कार्बोक्सिलिक ही बनता है, चाहे आप कुछ भी कर ले इसमें। सेकंड नहीं दे रखा, सिंगल चॉइस है। हाँ मेंस का है, पर ये तो फिर भी एक बार मैं चेक कर लूंगा, इसे चेक करने की कोई जरूरत तो है नहीं, KOH के साथ करो, चाहे आप शीट की थ्योरी में ही देख लेना, हाइड्रोलिसिस दे रखे हैं ना सारे एसिड डेरिवेटिव्स के, किसी भी किताब में देख लेना, जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव है उससे एसिड ही बनता है। अंतर इतना है कि बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बन जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास बेसिक मीडियम है तो ये क्या बन जाएगा, COOK, और एसिडिक मीडियम होता है तो सीधे कार्बोक्सिलिक बनता है, बस। तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो कंसेप्ट तो यही कहता है। अब इसमें आप हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे ले रहे हो, बाद में अमोनिया तो डाला नहीं है, सीधे क्या डाला है इसके बाद, देखना दूसरा रिएजेंट Br2, Br2NaOH, डी कार्बोक्सिलेशन एक हंस स्टिकर होता तो है, पर वो तो एल्काइल ब्रोमाइड और उसमें AgOH चाहिए होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड कहाँ से आ गया, बिना अमाइड के। चलो अभी तो छोड़ो इस सवाल को, कुछ तो गलती है इसमें। साइनाइड से अमाइड कैसे बना दिया KOH से, एनीवेज अभी तो छोड़ दें। हाँ नेक्स्ट, और तो कुछ नहीं था इसमें डिस्कस करने को, अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से ORM सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पढ़ने में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे। आप लोगों ने देखा था कि कुछ आपको वर्कशीट वगैरह कुछ मिला है, कौन सा बता दे, C4। देखो इसमें जो रिएक्शन है ना मिथेनॉल के साथ अमोनिया की, मिथेनॉल पहले आप क्या बनाओगे, फॉर्मल्डिहाइड बनाओगे कॉपर ट्यूब में, उसको हीट करके ऑक्सीडेशन होता है, फिर फॉर्मल्डिहाइड के अमोनिया के साथ रिएक्ट करके वो बनता है आपका, अरे साइक्लिक प्रोडक्ट होता है ना, नाम भूल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन बोलते हैं उसको, साइक्लिक कंपाउंड बनता है, एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर नहीं ध्यान है मुझे, पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की जब आप रिएक्शन कराते हैं इसके 6 मोल्स रिएक्ट करते हैं, नहीं नहीं यूरोट्रोपिन होता है उसका नाम, आपने एनसीईआरटी में ये रिएक्शन देखी होगी, इस तरीके से कंपाउंड रहता है, यहाँ नाइट्रोजन रहते हैं, इधर भी कनेक्ट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ नाइट्रोजन, एग्जैक्टली मुझे याद ही नहीं है स्ट्रक्चर, शीट में नहीं दिया है क्या, और एनसीईआरटी में पक्का है, आप अभी डालो ना यूरोट्रोपिन आ जाएगा कि यूरोट्रोपिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड इस तरीके से रहता है, CH2N, अगर हम यहाँ पे हर जगह
नहीं ध्यान आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। देखो, हाँ ये इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रखा है। तो लिखा तो है इसके पास, देखो सब जगह CH2N यही लगा रखा है। कितने मोल्स हैं? 4 है ना, 4 मोल्स। और फॉर्मल्डिहाइड 6 मोल। हाँ बिल्कुल, ये सीधा सीधा आपको उसमें मिलेगा। एनसीईआरटी में ऐसी 2-3 रिएक्शंस हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये बेसिकली आपके आगे भी पॉलीमर्स में भी मिलेंगे इस तरह के रिएक्शन, जैसे हेक्सामिथाइलिन डायमीन बनाया, वो कैसे बना। ठीक है, एनसीईआरटी के रिएक्शन, मुझे इसका स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रहता है, हर साल आता है डिस्कशन में, पर फिर भी जो है इसको लर्न नहीं करते हम। पर आप लोग कर लेना, क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, पर आपको तो देना। चलो, पॉली सब्स्टिट्यूटेड में मिला क्या आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो मैं पूछ रही थी कि वर्कशीट ऐसी कुछ देखी डीपीपी वगैरह में? क्या क्वेश्चन? वर्कशीट है लास्ट ईयर, नहीं इस साल में है क्या? हाँ यही वाला है, यही वाला है। तो ये वर्कशीट पिछले साल के कितने लोग हैं यहाँ पे? बस, तो इस साल नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, बाकी अगली क्लास में मिल जाएगा आपको। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन पॉलीसब्स्टिट्यूटेड रिंग्स। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड रिंग्स में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या डायरेक्टिव इफेक्ट। देखो इसमें हम केस देखते हैं, पहले इधर लिखेंगे केसेस और दूसरी तरफ लिखेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक अकॉर्डिंग टू, यानी किसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस डोमिनेटिंग रहेगा, और इधर देख लेंगे एग्जाम्पल्स। चलो पहला केस देखो पहले। फर्स्ट केस क्या है कि हमने रिंग पे दोनों एक्टिवेटर्स लगा रखे हैं। अगर दोनों एक्टिवेटर अटैच्ड हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके अकॉर्डिंग? जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा। सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली वहीं अटैक करेगा। तो पहला केस क्या है? बोथ एक्टिवेटर्स attached to the ring, electrophile will attack according to strong activator। और ये आप कैसे चेक करोगे? वही प्लस एम प्लस आई जो आपने देखा है ऑर्डर, उसी के अकॉर्डिंग। अब जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, सपोज यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है OH। इलेक्ट्रोफाइल हमने कुछ भी ले लिया, अभी हमने रिएजेंट नहीं पढ़े ना कि हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन के लिए क्या है, तो सिंपल E+ लिख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है। प्रोडक्ट बार बार बनाने में टाइम लगेगा, मैं पोजीशन का सिर्फ नंबर मेंशन कर देती हूँ। इसी तरह से है वो वर्कशीट भी, खाली पोजीशन बतानी है कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। तो मिथाइल और OH दोनों एक्टिवेटर है, पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है? OH। तो OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे अटैक होना चाहिए। तो अटैक होना चाहिए 4 पे और सेकंड पे, लेकिन 4 पे क्राउडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, 3 ग्रुप लगातार आ जाएंगे, तो कहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा? सेकंड पे। आया समझ में? ठीक है, क्लियर। नंबर 2, अच्छा इसमें आप दोनों तीनों केसेस ऑर्थो मेटा पैरा तीनों लेके चलते हैं, ये दोनों ही रख लो या कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो। NH2 लिया मैंने और यहाँ पे C2H5 ले लिया मेटा पे, 1, 2, 3 and 4। अगेन NH2 ही है, ठीक है। तो NH2 के अकॉर्डिंग 1 और 3। अच्छा अब यहाँ पे समझो कि 1 और 3 दोनों जगह अगर हम देखें, क्राउडिंग तो दोनों जगह है। मान लिया NH2 उतना बल्कि ग्रुप नहीं है जितना इथाइल, पर उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। NH2 जो है वो +M के साथ -I भी लगाता है, तो -I की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ तो अफेक्ट होगी ना, और ये +I लगाता है,
तो अब मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनना चाहिए? थर्ड पे। समझे इस पॉइंट को? तो केवल क्राउडिंग वाला फैक्टर नहीं है, वहां पे जहां बिल्कुल आपको ऐसा दिखता है ना कि यहाँ तो बिल्कुल ही क्राउडिंग नहीं है, तब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सिर्फ क्या देखते हो? इंडक्टिव नहीं देखते, मीजोमेरिक देखते हो। लेकिन जहां आपको नजर आ रहा है कि दोनों जगह ही ग्रुप तो मौजूद है, तो फिर क्या देखोगे? इंडक्टिव देखोगे। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, एक एग्जाम्पल और पैरा पे। अब यहां पे ग्रुप ले लेते हैं OCH3 और NHCOCH3। कितने तरह की पोजीशन है इस बार? दो ही पोजीशन है। विच इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर? OCH3। तो बस 1 पे हो जाएगा अटैक, 4 तो खाली नहीं है ना। समझ आया कि नहीं? तीनों केसेस क्लियर, मतलब तीनों एग्जाम्पल क्लियर, केस तो एक ही लिया। इसको लिख लें। हो गया कंप्लीट? ये तो लिख लिया ना, केस तो लिख लिया था, पूरा लिख लिया। अब क्या लेंगे अगला केस? एक एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर, ठीक है। वन एक्टिवेटर एंड अनदर डीएक्टिवेटर। बताने की जरूरत ही नहीं है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? एक्टिवेटर, क्योंकि एक्टिवेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसी के अकॉर्डिंग जाएगा ना, जहां उसको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, तो एक्टिवेटर के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर। कंसेप्ट समझ में आया कि एक्टिवेटर क्यों लिया है? अब एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास यहाँ पे क्लोरोटोलुइन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे मेजरली अटैक करेगा? मिथाइल इज एक्टिवेटर एंड क्लोरीन इज डीएक्टिवेटर। माइल्ड डीएक्टिवेटर पर है तो डीएक्टिवेटर, ठीक है। तो दिमाग में ये मत रखना कि प्लस एम की वजह से ही अटैक होता है, ये देखना पड़ेगा पहले ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या ओवरऑल विड्रॉइंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मिथाइल कंट्रोल करेगा, मिथाइल के अकॉर्डिंग 1 और 3, तो 3 मेजर। अब यहाँ तो क्राउडिंग बढ़ जाती है ना, हमेशा जब 3 ग्रुप लगातार आएंगे, तो हमेशा पैरा को हम चूज करते हैं इसमें, तो थर्ड पोजीशन पे अटैक होगा। सिमिलरली मेटा पे लगाते हैं 2 ग्रुप। यहां पे इस पॉइंट को समझेंगे। स्टॉप राइटिंग। अगर एक प्लस एम और एक माइनस एम का ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल मेजरली अटैक करेगा प्लस एम के पैरा पे। क्या बोला हमने? अगर एक प्लस एम और एक माइनस एम का ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, तो अटैक कहां हो सकता है? इसके ऑर्थो और इसके पैरा। एक्टिवेटर ही कंट्रोल कर रहे हैं,
लेकिन हम बोल रहे हैं मेजरली अटैक हमेशा कहाँ होगा, इस कंडीशन में, पैरा पे। ना मैं हिंड्रेंस देखूंगी ना मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसका रीजन क्या है? तो इसको अगर हम पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4 देते हैं तो हमेशा 4 रखेंगे। रीजन देखो, प्लस एम ने तो अपना काम कर दिया, उसने डायरेक्ट कर दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा है, इधर नहीं लगा CHO, इधर लगा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे भी अटैक कर देगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोफाइल पैरा वाली पोजीशन की तरफ आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस चार्ज भी हो सकता है उसके ऊपर, तो ये जो CHO है इसका जो ऑक्सीजन है, इस पे आपके पास सपोज ऐसे दिखा देते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इस पे प्लस, ये क्या करेगा, चिलेट फॉर्म करेगा, ठीक है, इट इज चिलेशन। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल सोचो यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, पर ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ। दैट्स वाई मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज कहाँ बनाना है, इस कंडीशन में, पैरा पे, प्लस एम के पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आ रहा है ये अभी नहीं डिफाइन किया हमने, पर फिर भी मान लो आप ऐसा इलेक्ट्रोफाइल लाते भी हैं कि जो हाँ NO2 लाते हैं, H बॉन्डिंग कर सकता है, तब भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पैरा पे ही ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको इधर की ओर खींचेगा। वहां तो अटैक करने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद H बॉन्डिंग होगी ना, यहाँ तो हम बोल रहे हैं पहले ही डिसाइड हो गया कि NO2 प्लस भी अगर आ रहा है तो किस तरफ, प्रोबेबिलिटी क्या है किस तरफ ज्यादा जाएगा, जहां एल्डिहाइड उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो बेसिकली पैरा पोजीशन पे ही ऑलवेज ज्यादा अटैक होता है, इसका कोई एक्सेप्शनल पॉइंट नहीं है ना, ये खुद ही अपने आप में एक एक्सेप्शन हो गया कि आप -M के बगल में लेके जा रहे हो, भले डायरेक्ट तो प्लस M ही कर रहा था। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव से देखती तो OH का ऑर्थो पोजीशन बेहतर होता ना, CHO के ऑर्थो से OH का ऑर्थो बेहतर है कि नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाइज। तो बेसिक रीजन क्या है, चिलेशन है यहाँ पे रीजन, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ वो चिलेट फॉर्म कर रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा OH के पैरा या +M के पैरा पे ही अटैक कर रहा है, ड्यू टू द चिलेशन ऑफ -M ग्रुप। समझ में आया कि नहीं अब, ठीक है। रीजंस याद रहे या नहीं रहे, फैक्ट या पॉइंट याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आपको रिएक्शन दी जाती है तो प्रोडक्ट पूछते हैं, ऐसा क्यों बन रहा है ये नहीं पूछते, आज तक नहीं पूछा है। क्लियर। तीसरा और लास्ट एग्जांपल इस वाले केस का, कहाँ रखें आप, पैरा पे रख दें, कोई भी एक ग्रुप आप एक्टिवेटर और एक डीएक्टिवेटर ले लो। क्या लें, एक एल्काइल हैलोजन ले लिया, +M -M ले ही लिया, यही लो, CH3 और NO2 ले लो। ये केस सबसे आसान होता है, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, 1 पे ही जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि जो एक्टिवेटर है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा पहले से ही ब्लॉक्ड है, तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, केवल ऑर्थो पोजीशन ही तो खाली है। हाँ Cl+M भी है, पर सबसे पहली बात ये सोचनी होती है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, तो इसीलिए हमने नाम दिया एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, ठीक है। नहीं तो +M वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, NO भी +M है, पर उसे भी हम किस कैटेगरी में डालते हैं, डीएक्टिवेटर की ही कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। केस लिख लिया, हटा दो इसको। डन। हो गया कंप्लीट। चलो अब केस 3 क्या है, दोनों डीएक्टिवेटर हैं, पर अब यहाँ केस 3 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, दोनों डीएक्टिवेटर में से एक डीएक्टिवेटर ऐसा है जिसके पास +M या हाइपोकॉन्जुगेशन है, तो वो 2 केस थे ना रेयर, एक तो +M लेसर देन -I हैलोजन आपके, और दूसरा था
माइनस आई ग्रेटर देन HC, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी हमने देखा था। तो बेसिकली अगर आपके दो डीएक्टिवेटर में से एक डीएक्टिवेटर ऐसा है जो प्लस एम या हाइपर कॉन्जुगेशन रखता है, तो फिर अटैक उसी के अकॉर्डिंग होगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग या हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बोथ ग्रुप्स आर deactivating but one group has plus M or HC hyperconjugative effect. So electrophile will attack according to plus M or hyperconjugation. The group having चलो एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन और CHO। इलेक्ट्रोफाइल पहले आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग, कौन डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, क्लोरीन करेगा। है तो दोनों ही डीएक्टिवेटर, पर क्लोरीन के पास प्लस एम है और ये माइनस है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या आता है, अगर एक प्लस एम एक माइनस एम का ग्रुप है तो ऑलवेज प्लस एम ही डायरेक्ट करेगा। मतलब शॉर्टकट में अगर हम इसको ध्यान रखें तो एक प्लस एम माइनस एम में से ऑलवेज प्लस एम करेगा। मैंने प्लस एम प्लस आई में नहीं कहा, हेलोजन और क्लोरीन मतलब क्लोरीन और मिथाइल में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वहां एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर वाला कंसेप्ट आएगा। मैंने कहा अगर एक प्लस एम एक माइनस एम है तो ऑलवेज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्लस एम का। ठीक है, तो क्लोरीन के अकॉर्डिंग 1 और 3 पे अटैक होना चाहिए, इजी है 3 पे ही जाएगा क्योंकि 1 पे तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बीच वाले में मेटा में ही सोचना पड़ता है। देखो पैरा वाले में और ऑर्थो वाले में तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, इसमें हमेशा स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड करते हैं और पैरा वाले में तो पोजीशन ब्लॉक ही हो जाती है पैरा वाली, तो मेटा में सोचना पड़ता है। अब दो ग्रुप ले रहे हैं हम, यही ले लेते हैं हेलोजन NO2 ले लेते हैं। बताएं कहाँ जाएगा, अभी अभी पढ़ा था। अगर एक प्लस एम एक माइनस एम है, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर से कोई मतलब नहीं है मुझे, अगर एक प्लस एम एक माइनस एम है तो हमेशा प्लस एम के पैरा पे ही जाएगा अगर वो दोनों मेटा पे हैं तो। ठीक है, तो मेटा पोजीशन इसीलिए कहा था मैंने, केवल यही जो है वो ध्यान रखने वाली बात है। बाकी तो अब देखो पैरा पे लगाओगे आप, कोई भी लगा दो, COOH लगा दो, वन पे ही जाएगा, है ना, और कोई पोजीशन है ही नहीं उसके पास, इजी है। ऑर्थो और पैरा, सिर्फ किस पे ध्यान रखना है, मेटा। इसमें मैंने एक हाइपर कॉन्जुगेशन वाला नहीं लिया, वही सोच रहे थे। जैसे आपने लिया CH2Cl और यहाँ पे आपने ले लिया पैरा पे ले लेते हैं CCl3, अब कहाँ अटैक होगा, वन पे ही होगा। वैसे भी ये मेटा डायरेक्टर है, CCl3 वैसे भी कौन सा डायरेक्टिंग है, पर हम देख किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। बोथ आर डीएक्टिवेटर्स। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा रहा है, दूसरा भी माइनस आई लगा रहा है, पर उसके पास अल्फा H है ना, तो इसकी वजह से हमने क्या देखा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्लियर कि नहीं, समझ आया ये पॉइंट। तो अगर आपके पास एक ग्रुप प्लस एम या HC रखता है तो हमेशा आपको डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस उसी का देखना है। एक आखिरी केस आता है, क्या बचा, दोनों डीएक्टिवेटर है और दोनों ही माइनस एम के ग्रुप है। अब किसी के पास कोई प्लस एम या हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट नहीं है, बोथ डीएक्टिवेटर्स हैव माइनस एम इफेक्ट।
सोचो जरा, किसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस काम करेगा? क्या ये अल्फा एच है ना हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो ये आपका माइनस आई ग्रेटर देन एच सी है वैसे तो, और ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अब एच सी वाला कहाँ बढ़ाता है, ऑर्थो पैरा पे ही बढ़ाता है डेंसिटी, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप देखते हो तो कहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पे। हमने लिखा भी था लास्ट टाइम कि हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एम की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनते हैं और माइनस एम माइनस आई वालों से मेटा डायरेक्टिंग मिलता है। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसके लिए सोच रहे थे अगर दोनों डीएक्टिवेटर माइनस एम लगा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग बात यह है कि वीक नहीं स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर डायरेक्ट करता है। अब ऐसा क्यों? लिख लो पहले उसका एग्जाम्पल। यानी दोनों एक्टिवेटर प्लस एम के हैं तो भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर ने डायरेक्ट किया, दोनों डीएक्टिवेटर माइनस एम के हैं तो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ही डायरेक्ट करेगा। अब देख रहे रीजन ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल कंप्लीट हुए ये वाले सभी के? देखो इसका मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे NO2 ले लेते हैं और CN ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ही माइनस एम के ग्रुप है। अब आपको ये देखना है कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटाता है तो अपने ऑर्थो और पैरा पे, क्लियर, और साइनाइड भी अपने ऑर्थो पैरा पे डिक्रीज करेगा, इसके लिए डेल्टा डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये सोचना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है इस कंपैरिजन में, डेल्टा पॉजिटिव पे या डेल्टा डैश पॉजिटिव पे? डेल्टा डैश पॉजिटिव पे फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि साइनाइड का माइनस एम कम है। अच्छा ऐसे समझो, एक नंबर मान लेते हैं, नाइट्रो अगर +5 क्रिएट करेगा तो साइनाइड +3 या +2 ही क्रिएट करेगा ना, तो कहाँ अटैक होना चाहिए? अब आप बोलोगे साइनाइड के ऑर्थो पैरा, तो गलत स्टेटमेंट, गलत होगा। इसकी वजह हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो के मेटा पे। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसका काम आया? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर का मेटा पोजीशन। तो आप समझे इस पॉइंट को कि जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होता है वो अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है, उस रिस्पेक्ट में उसके मेटा पे डेंसिटी ज्यादा मिलती है। क्लियर कि नहीं? पक्का समझ में आ गया सबको? तो अटैक हमेशा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के मेटा पे होना चाहिए, ठीक है। नंबर अगर डालें हम इसमें, नंबर क्या डालना है, एरो ही बना दिया बस, NO2 डायरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसके लिए सबसे ही आसान है। अगर दोनों ग्रुप मैंने CHO और CN मेटा पे रख दिए तो दोनों की मेटा एक ही तो हो गई। CHO का लो या साइनाइड का लो, वैसे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस साइनाइड का चलेगा, माइनस एम इसका अच्छा है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग है और दोनों का मेटा पोजीशन एक ही है, कॉमन है। पैरा पे रख के देख लेते हैं, COOH and CHO, which is stronger minus M group? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का माइनस एम ज्यादा है, तो एल्डिहाइड का मेटा पोजीशन कैसे सेलेक्ट करना है समझे? दोनों में से पहले हमने क्या छांटा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम, और फिर उसका मेटा देख लिया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ये था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम नाइट्रो था। तो ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि दोनों एक्टिवेटर है तो भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, दोनों डीएक्टिवेटर माइनस एम के हैं तो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ही सेलेक्ट करेगा। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने एक बेंजीन पे
दो दो ग्रुप्स लेके देखे। अब आपने देखे ना, अगर पिछले साल के जो वर्कशीट्स हैं उसमें देखे फ्यूज रिंग्स भी है, नैप्थलीन है ना, एंथ्रासीन है, फिर उसमें पेरिडीन, पायरोल, मतलब अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक भी है और फ्यूज्ड साइक्लिक भी है। कंप्लीट हुआ? कोई डाउट पूछना है इसमें? मैं थोड़ा मुश्किल भाषा बोलती हूँ क्या? मुझे ऐसा फील होता है, मतलब बच्चों के रिएक्शन से, मतलब वो ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा मतलब ट्रांसलेट करना पड़ता है मेरी बात को। तो दिमाग में ट्रांसलेट, आपको अचानक से, जैसे मेरे साथ तो होता है, अचानक से इंग्लिश बोलना है तो मैं फ्लुएंटली नहीं बोल सकती, दिमाग में पहले हिंदी चलती है, उसको ट्रांसलेट करके बोलना पड़ता है, तो थोड़े एक्सप्रेशन अजीब हो जाते हैं कि यार अच्छा ये बोलना है, ये बोलना है। वही हिंदी बोलना है तो फ्लॉलेस बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन तो अब यहाँ पे क्या है, ना तो प्योर हिंदी बोलते हैं ना प्योर इंग्लिश बोलते हैं, वो तो खैर बात ही नहीं। नहीं, ऐसा एक बैच चलता था यहाँ पे, RE1 करके था, प्योर इंग्लिश मीडियम बैच। उसमें नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते थे जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, या फिर साउथ के भी बच्चे रहते थे उसमें, तो वो हिंदी में हाँ और ना भी बहुत मुश्किल से समझ पाते थे। हाँ लिटरली उनसे बोलो हाँ ये होता है, नहीं, मैंने उनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सिखाई साथ में, ताकि वो यहाँ कोटा में रहें तो कम से कम कुछ चीजों को मैनेज कर सके, ऑटो वाला है ना, फल वाला जो भी है। तो उन लोगों को ऐसा नहीं है कि उनका इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती हो, वो प्रॉपर वो भी ऐसे ही रहते हैं, हमारी तरह ही रहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनको प्योर इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता था। तो उनको प्योर इंग्लिश में बोलते बोलते तब भी उनका रिएक्शन ऐसा ही होता था कि मैम अब कैसे, मैं दूसरी भाषा तो नहीं जानती हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो बेसिकली यही पॉइंट यहाँ पे लगता है मुझे कि मेरी जो केमिस्ट्री की भाषा है वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि सोचते रहते हो आप कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैं अपनी तरफ से इजीएस्ट वे में बस यही पढ़ा सकती हूँ। कई बार क्या होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि टीचर्स टेक्निकल टर्म्स नहीं बोलते हैं और सिंपल ज्यादा नॉर्मल भाषा यूज करते हैं, तो वो ज्यादा आसान लगता है बच्चों को। जैसे अटैक को भी कुछ और बोल देंगे कि ये इससे जाके भिड़ गया, है ना। हाँ मैंने ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ टीचर नॉर्मल जो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज यूज करते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो कई बच्चों को तो वही खटकता है, ये यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ, तो केमिस्ट्री है तो टेक्निकल तो बोलना ही पड़ेगा ना। मैं शीट डिस्कस करते वक्त भी देख रही थी, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पहले सवाल आसान थे, मैम ने सॉल्व कराए तो ये और मुश्किल बन गए। सोच रहे थे ना ऐसा, कुछ लोग सोच रहे थे कि यार पहले तो मुझे पता था बस ये यहाँ पे जाएगा, H2O निकालेंगे और एस्टर बन गया, ये क्या बता रही है कि H+ यहाँ आएगा, ये मोर रिएक्टिव है तो इससे लेस रिएक्टिव नहीं बन सकता, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। हाँ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। पर सही बात मैं बताऊं, अगर अगर आपको जेई एडवांस देना है तो वो ये इससे भिड़ जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, इससे काम चलाना मुश्किल है। आपको टेक्निकल वहां बड़े बड़े, बेसिकली क्या होता है कि किताबें पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, तो आपकी जो कंप्रिहेंशन स्किल्स है ना वो बिल्कुल डाउन आ चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ सकते हैं, शीट की थ्योरी, वो भी रेयर बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सब नहीं पढ़ते। तो अगर आप कोई चीज को रीड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पता है, आपने पढ़ा और एक बार में समझ लिया, ये होता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो क्या होता है, कई बच्चे जब एग्जाम में पैराग्राफ आता है तो उसी को 4-4 बार पढ़ रहे होते हैं। एक लाइन इतनी लंबी होती है, अगर लिटरेचर फॉर्म में लिखा जाए, ढंग से किताबों से ली जाए, अब मॉरिसन बॉयड पढ़ के देखना, एक लाइन इतनी लंबी होती है कि आप जैसे एंड तक पहुंचते फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है कि यार ये कह क्या रहा था। तो इसलिए थोड़ा बहुत शीट की थ्योरी पढ़ो ताकि एग्जाम से पहले आपको कोई चीज पढ़ के जल्दी से समझने में आ जाए। चलो अब एग्जाम्पल देखो, अब बेसिक एग्जाम्पल बहुत हो गए, अब सीधे हम आते हैं डिफरेंट। नैप्थलीन, अरे बस आपस में डिस्कस मत करो, बोला कम करो और समझा ज्यादा करो।
मैं जितना बोलती हूँ बस क्लास में ही बोलती हूँ, उसके बाद मैं बोलना ही बंद कर देती हूँ। फिर बोलते ही रहते हैं तो समझ में नहीं आता, एनर्जी लॉस होता है बोलते रहने से। अरे तो उस एनर्जी को पढ़ने में लगाओ ना। लिख लिए कंप्लीट?
डन। चलिए बताएं। फर्स्ट में नैप्थलीन में दो पोजीशन होती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, इसे कहते हैं अल्फा पोजीशन और इसे कहते हैं बीटा पोजीशन। वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्फा पोजीशन पे तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? बीटा पे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे बीटा पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, देखो ये बनाया हमने नैप्थलीन, यहां से डबल बॉन्ड हटाया इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा के, यहाँ आया प्लस, तो आप देखोगे ये प्लस चार्ज लीनियरली कॉन्जुगेशन में रहेगा। ठीक है, वहीं अगर आप अटैक कराते हो बीटा पे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट होगा? अल्फा पोजीशन पे। अटैक कराया ना बीटा पे, तो अब यहां से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां पहुंचेगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए अरीनियम आयन ज्यादा स्टेबल हुआ? अल्फा पोजीशन, लीनियर कॉन्जुगेशन जहां से मिल रहा है, तो अटैक होगा 1 पे। समझ में आया? ठीक है। नंबर 2, इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 3 रिंग आती है तो हमेशा अटैक सेंटर वाली रिंग पे होगा। ऐसे सोचेंगे कि दोनों का प्लस एम इसको मिल रहा है। जब भी 3 रिंग आएंगी तो अटैक कहाँ करेंगे? प्रेफरेबली बीच वाली रिंग पे, ये मानते हुए कि दोनों तरफ के फिनाइल से उसको कॉन्जुगेशन मिलेगा, तो इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या प्लस एम ज्यादा मिलेगा। तो इसको मैंने नंबर 1 दिया था, इधर 2, ये भी 1 2 हो जाएगा, ये 3, तो टोटल 3 तरह की पोजीशन थी जिसमें से अटैक कहाँ होगा? थर्ड पे। अब सेम इसी तरह से आप सोच के बताओ थर्ड वाले एग्जाम्पल में कहाँ अटैक हो? लीनियर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्रॉस में क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है 2 पार्ट्स में, इसलिए लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, इसमें बोलो। सेट 1 पे अटैक कराया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बना ना, अब इस कार्बोकेटाइन का अगर कॉन्जुगेशन देखें, यहां से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहां से यहाँ पहुंचेगा, लीनियर हो गया। और ये कहाँ चला गया? यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट्स में बट गया, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो। हाँ भाई, थर्ड का क्या आया? थर्ड ही आएगा ना। अगेन 3 रिंग में क्या बोला था? चाहे एंथ्रासीन हो चाहे फिनांथ्रीन हो, बीच वाली रिंग पे, तो बीच वाली रिंग पे तो एक ही पोजीशन है। फोर्थ में आपको कैसे सोचना है? नाइट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है पेरिडीन में? -m। पिछली बार बताया था ना जब बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे थे, तो ये नाइट्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है अपने ऑर्थो और पैरा पे। तो एक तरीके से -m माने तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया ना, तो नाइट्रोजन के हिसाब से मेटा पोजीशन कौन सी है? सेकंड। अब बोलो 1 2 3 4 में कोई डाउट? क्लियर है चारों एग्जाम्पल? ठीक है, चलो समझो। 5th वाले में थोड़ा सा पॉइंट ये आता है, अगर आप उसी की तरह से देखते हो इसको कि ये -m था तो ये तो +m है, पर पॉइंट ये है कि रिएक्टिविटी देखने तक तो ये कंसेप्ट काम कर रहा था, है ना, पर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में ऐसे लगाओगे तो आंसर तो सही आ जाएगा, 1 और 2 में से मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनता है? 1 पे। पर रीजन ये नहीं है। अगर आप पायरोल के या फ्यूरेन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो नेगेटिव चार्ज चारों पोजीशन पे जाता है। ठीक है, बना के देखते। यहां से अगर आपने इसको यहां शिफ्ट कराया, फिर ये पहुंचेगा, तो ये आगे बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं से क्लियर हुआ कि नेगेटिव चार्ज 1 पे भी आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है। और बनाएंगे यहां से तो नेगेटिव चार्ज वापस इधर पहुंच जाएगा और इधर से इधर पहुंच जाएगा, तो चारों कार्बन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, और हर बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक जैसे ही बन रहे, आइडेंटिकल है, मतलब स्टेबिलिटी वाइज n पे प्लस आ रहा है और माइनस कहाँ आ रहा है? C पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी चारों ही कार्बन पे बराबर ही बनी हुई है तो हम 1 पे अटैक क्यों करा रहे हैं? जब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आंसर नहीं मिले तो क्या देखना होता है? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी।
पिछली बार भी हुआ था ना ऐसा, जब हमने ओनली प्लस आई या ओनली माइनस आई लगाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से आंसर नहीं मिल रहा था। तो क्या देखते हैं हम, इंटरमीडिएट किसका ज्यादा स्टेबल है। तो जब आप पायरोल में अटैक कराते हैं ऑर्थो पे, है ना, अब इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो जब ऑर्थो यानी वन पोजीशन, इसमें ऑर्थो मेटा नहीं बोलते, सिर्फ समझाने के लिए बोल देते हैं हम कि जो इसका एडजेसेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने जब यहाँ अटैक किया तो प्लस कहाँ आया, सेकंड पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा और फाइनली नाइट्रोजन के पास भी जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बना दिया ये मैंने, चला जाएगा इस पे एन पे। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने जिसमें से एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। कब, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा। वही आप अटैक कराओ मेटा पे, मतलब 2 पे। जब 2 पे अटैक होगा तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, एन के पास। ये भी इसको देके ऑक्टेट तो पूरा कर देगा, लेकिन क्या ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, बोलो। तो कहां से इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल मिला, 1 से या 2 से, 1 से। तो अगर रीजन पूछ ही लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन नहीं है इसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी 1 पे अटैक कराने से ज्यादा मिल रही है। क्लियर। और हमारा शॉर्टकट क्या है, प्लस एम की तरह काम करता है, इसलिए ऑर्थो पे अटैक करा दिया। समझ में आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं तो उसमें तो खाली पोजीशन देखनी है, तो पोजीशन तो इतने से कम चली जाएगा। पेरिडीन का नाइट्रोजन -m है तो मेटा पे जा रहा है, और पायरोल का +m है, फ्यूरेन का भी ऑक्सीजन +m है, तो अटैक फिर से कहाँ होगा, 1 पे। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन से सवाल तो पूछा नहीं गया, बट अगर पूछते हैं तो सही रीजन पता होना चाहिए बस। रीजन लिखने की तो जरूरत नहीं है, मिटा दो इसको। पोजीशन कैसे चेक करेंगे, देखो पोजीशन तो पहली बात आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पोजीशंस जो है ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, जब आप स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, मोनोक्लोरिनेशन, वहां पे सिखाते हैं ना टाइप ऑफ पोजीशन देखना। ये मैं कैसे देख रही हूँ, कितने तरह की पोजीशन है, कनेक्टिविटी से। ठीक है, कंप्लीट यहां तक। चलो 6th में बताओ, 6th वाले में 1 क्या है हमारे पास, शॉर्टकट +m है, इसलिए उसके ऑर्थो पे मेजर बनेगा। अच्छा सवाल आता है पॉसिबल, तो 1 और 2 दोनों पे बनेगा, पर मेजर 1 पे बनेगा। यहाँ पे हम जितना भी मेंशन कर रहे हैं ये पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेंशन नहीं कर रहे, मेजर प्रोडक्ट ही मेंशन कर रहे हैं। इतना तो समझ में आता है ना, ऑर्थो पैरा में से हम खाली पैरा क्यों ले लेते हैं, मेजर की बात कर रहे हैं। नंबर 7 थर्ड होगा ना, थर्ड पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक, देखो ये फिनाइल, अरे इधर समझो, +m लगा रहा है इस फिनाइल के लिए, तो 2 पोजीशन है 1 और 3, तो ऑर्थो पे तो क्राउडिंग है ना 1 पे, तो थर्ड पे ही कराएंगे अटैक। क्लियर। तो इस तरीके से सोचना है कि जहां हिंड्रेंस कम है वहां पे ज्यादा अटैक हो। अप टू 7 किसी को डाउट है तो पहले 7 तक देख लो। फोर्थ वाले में पेरिडीन का नाइट्रोजन कैसे काम करता है, जैसे -m, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो जहां इसका -m लगने लगा तो इसकी मेटा पोजीशन पे ही डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ऑर्थो पैरा पे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई डाउट नहीं, 7 तक क्लियर। चलो 8th वाला, 8th वाले में फर्स्ट। अब इसका रीजन देखो,
अटैक जो है वो 5 पे भी हो सकता था क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर बीच में सिग्मा बॉन्ड है, समझे इस बात को, बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो ये रिंग रोटेट भी कर सकती है। तो अगर ये रिंग प्लेन में रहेगी तब तक तो इसको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा, लेकिन सपोज रोटेट कर गई तो कॉन्जुगेशन खत्म। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि 1 पे तो हमेशा डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आपके पास एक रिंग जिसपे एक्टिवेटर नहीं है, एक रिंग जिसपे एक्टिवेटर है, तो हम किस पे अटैक करा रहे हैं? एक्टिवेटर वाले रिंग पे। क्लियर ये पॉइंट सबको? 1। 9th वाले में अगेन स्टार मार्क करूंगी मैं, समझें पहले इसको। पहले तो इन दोनों रिंग में किस पे अटैक होना चाहिए, पहले ये सिलेक्ट करें। फर्स्ट पे होगा ना, ये रिंग तो डीएक्टिवेटेड हो गई ना, और ये रिंग पे डेंसिटी ज्यादा है, तो पहले तो ये सिलेक्ट कर लें कि इस रिंग पे अटैक होना चाहिए। ये सबको समझ में आया? अब इस पे अटैक नाइट्रो से मत देखो, इस पे देखो कि कहाँ कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो 5 और 3 पे, लेकिन 3 पे हिंड्रेंस ज्यादा है तो 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट कैसे याद रखना है कि अगर किसी रिंग पे -m डायरेक्टली अटैच होता है और उसी पे अटैक कराना होता है तो मेटा डायरेक्टर है, पर वही -m इनडायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो वापस आप अटैक पैरा पे ही कराना है। ऐसा इस केस में भी होगा, स्टाइरीन में भी होगा। तो फिलहाल कंसेप्ट ये है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा, आपको इंटरमीडिएट नहीं बनाना है। यहां प्लस आता है, देखो बेंजीन था ना, यहां से आपने ये बनाया। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करके, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, अटैक मेटा पे करा दिया, अटैक जो है वो इधर कराए प्लस इधर। ठीक है, ऑर्थो और पैरा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 3 और 2 5। अब इसी को मेटा पे अटैक कराओगे तो केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहां से मिल रहा है? तो हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कब मिलेगा? जब अटैक कहां होगा? पैरा पे। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला बताओ, 10th वाला। 10th वाला आसान है, कौन सी रिंग पे डेंसिटी ज्यादा है? लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट वाली। ठीक है, +m और उसकी ऑर्थो पोजीशन, और ये तो सबसे आसान है। बोलो, पहले बताओ किसकी वजह से अटैक होगा, ऊपर वाला ग्रुप या ये वाला ग्रुप? और इसके अकॉर्डिंग 4 और सेकंड ऑर्थो पैरा +m लगा रहा है ना ये तो, और ये -m का ग्रुप है, तो इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा कहाँ क्राउडिंग मिनिमम है? सेकंड। ठीक है, चलो एक लास्ट, इसमें स्टाइरीन का नाम सुना है? कौन सा? 9th वाले में आप इस रिंग पे तो अटैक करा ही नहीं सकते क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है, तो कहाँ अटैक होना चाहिए?
लेफ्ट साइड। अब इसमें दो जगह अटैक करा सकते हैं, 5 और 4 पे। अगर 4 पे अटैक कराते हो तो कार्बोकेटाइन बनेगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ठीक है। अब बेसिकली बात यह है कि 5 पे अटैक कराने से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो दोनों रिंग में डीलोकलाइज करेगा, तो जिसे हम कह रहे हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलेगा कार्बोकेटाइन को। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जो एक रिंग में घूम रहा है या जो दोनों रिंग में जा रहा है? जो दोनों रिंग में जा रहा है। अगर 11th तक लिख लिया है तो अब लिखना बंद करें। स्टाइरिन का केस डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे जब आप स्टाइरिन लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पे मैं एक बार ले लेती हूँ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपने लिया Br2, इसके साथ आप AlBr3, FeBr3 कुछ भी एज अ लेविस एसिड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम खाली Fe भी लिख देते हैं क्योंकि Fe प्लस Br2 एक्सेस में रहता है तो उसी में FeBr3 भी बन जाता है। तो आपको ज्यादातर रिएजेंट मिलेगा Br2Fe, Br2 प्लस FeBr3 नहीं दिखेगा। तो उसी की प्रैक्टिस करो जो रिएजेंट आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिएजेंट से आपको मतलब नहीं है, आपको पता है यहाँ Br प्लस आने वाला है। क्लियर? हेलोजिनेशन में हम सीख लेंगे कि कैसे Br प्लस क्रिएट हो रहा है, पर फिलहाल रिएजेंट आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कौन अटैक करेगा? ब्रोमोनियम, Br प्लस। अब अटैक करने के लिए बेंजीन भी है और बाहर भी है ना डबल बॉन्ड, इसलिए स्टाइरिन का केस डिफरेंट हो जाता है। अब हमें देखना है कि प्लस एम के ऑर्डर में किसका पहले नंबर आता है, फिनाइल का कि विनाइल का? क्लियर? फिनाइल का प्लस एम विनाइल से हमेशा ज्यादा होता है। ये बात पता है सबको? नहीं पता तो अब पता चल गई। कुछ लोग बोल देते हैं नहीं पता। तो बेसिकली कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी? इस पे ये इलेक्ट्रॉन देगा फाइनली। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा है तो Br प्लस तो बाहर ही अटैक करेगा ना। अब अगर बाहर वाले डबल बॉन्ड यानी एल्कीन पे अटैक हो रहा है तो मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ESR नहीं है, EAR हो गया। क्लियर ये पॉइंट? पहले चारों केस समझ लो, है ना, फिर आराम से लिखना, क्लास का टाइम भी होने वाला है। 9th वाले में अगर हम देखें तो फिनाइल का प्लस एम तो लग ही रहा था इस पे, एक और प्लस एम आपने इसी पे लगा दिया तो रिएक्टिविटी एकदम से बहुत बढ़ गई, अटैक तो बाहर ही होगा, है ना, मतलब ओलिफिनिक बॉन्ड एल्कीन का बॉन्ड। तो फिर से आप रिएजेंट इसी को लेके चलो, अभी बहुत ज्यादा रिएजेंट नहीं बदल रहे हो। हाँ, लेकिन एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर हम इंटर हैलोजन कंपाउंड ले लें लाइक BrCl, तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना प्लस कहाँ जाएगा और माइनस कहाँ जाएगा, ठीक है। तो Br पे है प्लस और Cl पे है माइनस। जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां माइनस जाएगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, 1 पे कि 2 पे? प्लस एम का ग्रुप बैठा हुआ है तो फिनाइल से ज्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन को कौन करता है? प्लस एम। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट पूरा कर देता है। फिनाइल तो खाली घुमाता रहता है, डीलोकलाइज कराता है, लेकिन असली स्टेबिलिटी किससे आएगी? ऑक्टेट से, ठीक है। तो बेसिकली प्लस एम का ग्रुप जहां मौजूद है वहां पे अटैक हो। इस पे जाएगा Cl और इस पे जाएगा Br। फिर से मैकेनिज्म क्या बोलेंगे? थर्ड केस, इस बार हमने फिनाइल पे प्लस एम लगाया, तो मुझे बताओ फिनाइल का प्लस एम पहले ही ज्यादा था तो मिथॉक्सीफिनाइल का प्लस एम तो और भी ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम जो है वो बाहर की ओर ही जा रहा है ना, तब भी अटैक कहाँ होगा? बाहर वाले डबल बॉन्ड पे होगा। तो कुल मिला के इन सभी केसेस में आपने कुछ भी कर लिया, अटैक ऑलवेज
आउटसाइड ही हो रहा है, CH Br CH2 Br। फिर से हमने बोला, क्लियर। एक आखिरी केस आता है 15th वाला, लास्ट, जिसमें हमने क्या किया, तो केवल और केवल एक कंडीशन है, जब आप डबल बॉन्ड पे अटैक रोक सकते हैं या नहीं होगा, जब सीधा कोई विड्रॉइंग ग्रुप ले जाके -M का आप इस C डबल बॉन्ड C से जाके अटैच कर, अब जाके इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब बेंजीन पे अटैक करेगा। क्लियर। तो एकमात्र केस क्या बना बेंजीन पे अटैक का, -M बाहर लगा दिया। लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम आती है कि अटैक हो तो जाएगा बेंजीन पे, ESR भी हो जाएगा, लेकिन होगा कहाँ अटैक, एग्जैक्टली पैरा पे ही होगा। रीजन वही है जो 9th वाले में था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर आप अटैक ये सोच के कराते हैं तो -M का ग्रुप है, मेटा पे करा दो, तो मेटा पे अटैक कराने से क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। लेकिन अगर पैरा पे अटैक कराते हैं तो प्लस चार्ज कहाँ क्रिएट होगा, यहां भी जाएगा, यहां जाने से इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के जहां मैं उस लाइन को बोल रही थी ना, -M का ग्रुप अगर इनडायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है तो पैरा पे अटैक कराना, और डायरेक्टली रिंग पे अटैच है तो मेटा पे कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक सीधा रिंग से अटैच नहीं है, इसलिए अटैक कहाँ करा रहे हैं, पैरा। तो 1 2 3 नंबर लिख दें सीधा, इसका बना के बताऊं क्या। अगर आपके पास अटैक हुआ है पैरा पे, तो प्लस चार्ज कितनी जगह गया, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। और अगर यही मेटा पे अटैक कर रहा है तो प्लस चार्ज कहां कहां पे जाएगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, फर्स्ट वाला। तो जहां अटैक पैरा पे हुआ ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है और ये लेस स्टेबल है। तो स्टायरीन का केस कैसे याद रखेंगे, केवल एक ही केस है जब रिंग पे अटैक होता है। कौन से वाले में, 14th में। रिंग पे अटैक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आप यहाँ पे अटैक कराते हैं इन केस रिंग के ऊपर, तो हम ये बोल रहे हैं कि फिनाइल पे OR है, लेकिन OR से पैरा पोजीशन पे है, तो सीधा इसका +M ज्यादा से ज्यादा किस पे लग रहा है, कॉन्जुगेशन। कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पे +M मिलेगा। ठीक है। अगर आप कार्बोकेटाइन यहाँ बनाते हैं, मतलब अटैक करा के इसके ऑर्थो पोजीशन पे, +M तो मिलेगा, पर -I भी ज्यादा काम करेगा OR का। तो हम इस तरीके से नहीं देखते, बेसिकली हम देखते हैं अगर फिनाइल ज्यादा +M लगा रहा था, ये फिनाइल ग्रुप, तो पैरामिथॉक्सी फिनाइल का +M तो और भी ज्यादा है ना, और ये सब +M किस पे लग रहा है फाइनली जाके। क्लियर। तो पॉइंट हमारे पास ये नहीं होता कि हम रिंग पे क्यों अटैक नहीं करा रहे, हम इसको पूरा एक टोटल +M का ग्रुप मानते हैं। उसके पीछे रीजन मेनली यही हो सकता है कि यहां जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट पे आके जरूर ये बात आती है कि जब ये -M लगा रहा है तो प्लस चार्ज यहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कम, यही पूछना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे हम क्यों लेके गए। इस केस में तो कम से कम ये बाहर गया नहीं था। तो इसमें पहली बात तो केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब अब इसके आगे समझाऊं। मतलब सही आंसर यही है।
हमारे पास जब भी केमिस्ट्री में बच निकलने का एक ही रास्ता होता है ना, एक्सेप्शन नाम दे देते हैं, क्योंकि आप कहीं भी देखो शुरू से पढ़ते आ रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जहां भी आता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तो वास्तव में केमिस्ट्री की जो थ्योरी है ना, इवन सारे कंसेप्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कंसेप्ट बाद में आए। कंसेप्ट कैसे आए? फैक्ट से आए। मतलब ये वास्तव में जोक नहीं है, सच बात है। ये फिजिक्स नहीं है कि आप पहले जो है ना कैलकुलेशन कर लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इतने एंगल पे बॉल फेंकेंगे तो कहाँ जाएगी। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पहले से पता है कि बॉल तो वहीं गिरेगी। अब आप इसके लिए थ्योरी जितना अच्छे से बना सकते हो बना लो कि वो वहां क्यों गई। तो केमिस्ट्री अपोजिट काम करता है, पहले हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं, फिर हम उस रिजल्ट्स को कैसे समझाना है ये ढूंढते रहते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि यार इसमें बहुत चीजें रटनी पड़ती हैं, क्या करेंगे, रटना ही पड़ता है। चलो नया कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे। अब अगली क्लास में देखो, यहाँ तक जितना था समझने का पॉइंट ज्यादा था, अब अगली क्लास से स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी क्लास की, क्योंकि एरोमेटिक में अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है वो समझने का नहीं है, समझने का वो भी है, पर उसमें लर्निंग ज्यादा है, मतलब याद ज्यादा करना पड़ेगा। होमवर्क लिख लो, इसमें दिया था क्या कुछ पिछली बार? ORM 2 में देना शीट, पिछली बार के थे GOC 2 मत देना, ORM 2 ही देना। नहीं यार, पार्ट में कैसे होगा? नहीं रहने दो, इसमें नहीं हो पाएगा। ए सेक्शन आपके डीपीपी इसका क्या है, करते हो क्या डीपीपी? नहीं करते तो कोई बात नहीं है। कहाँ तक किया है डीपीपी अभी? ए कंप्लीट हो गया। बी में कहाँ से स्टार्ट है? ORM 1 से, स्टीरियो से स्टार्ट है, तो अभी उसको नहीं निकालें तो सही है। बाद में देंगे, पहले ORM 2 कंप्लीट कर लें, फिर धीरे धीरे उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।